हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड पार्ट ग्रेविटेशन का। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, नॉर्मली जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो, और उसके साथ साथ जो केपलर्स लॉ ऑफ मोशन थे वो, जो तीन लॉज हैं ग्रेविटी के, केपलर के, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ पीरियड। हमने उन तीनों में रिलेशन देखा और उससे ही हम कैसे रिलेट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से उसे। ठीक, तो आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ और हाइट, इसके बारे में जानेंगे। इसका मतलब कि अर्थ के सरफेस से बाहर जाने पर और अंदर आने पर दोनों ही बार ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, जिसके लिए हमने डेरिवेशन भी किया था पिछली बार, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, हम इस चीज को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक, जैसे कि पहली चीज एस्केप स्पीड के बारे में दिया हुआ है। ठीक, तो यहां यहाँ टू हाइट एंड डेप्थ। सबसे पहली चीज, जैसे हमने देखा फोर्स क्या है, G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अर्थ और किसी बॉडी के बीच में अगर हम रिलेशन देखते हैं तो हम मास ऑफ अर्थ के लिए लिखेंगे me। वैसे ही अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ करते हैं तो ये हो जाएगा RE। ठीक है, तो ये हो जाएगा G ME इंटू M डिवाइड बाय RE का स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये है अर्थ और इसके अराउंड अगर कोई चीज घूम रही है एक ऑर्बिट में एट सर्टेन हाइट, तो सेंटर से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा R और ये H, मतलब RE प्लस H, ये टोटल हाइट है अर्थ के सरफेस से लेकर। अब इसमें से हम कुछ चीजों को हटा सकते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर निकालूं तो ये हो जाएगा G ME अपॉन RE का स्क्वायर। अगर मैं बाहर निकालूं, ये स्मॉल m यहीं पर है, तो ये चेंज होकर हो जाना चाहिए 1 प्लस H डिवाइड बाय RE द होल स्क्वायर। ठीक, अब ये जो टर्म है ये हो जाता है G, तो इसे हम लिखेंगे स्मॉल g 1 प्लस h डिवाइड बाय RE द होल -2। ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे +2 था, हमने इसको ऊपर लिया तो ये हो जाएगा -2। अब ये m कहाँ चला गया, इसे हम ऐसे देखते हैं कि ये जो है ये फोर्स का वैल्यू है। तो अगर हम फोर्स लिखते हैं तो वो होता है मास इनटू ग्रेविटी, और हम g लिखना चाहते हैं तो हो गया F अपॉन m। तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो g इज इक्वल्स टू सीधा F बचेगा और ये 2 जो है वो इनवर्स में हो जाएगा -2। अगर हम यहाँ पर माने कि h जो है वो तो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू अर्थ, जो ग्रेविटी कह रहा हूँ सॉरी, अर्थ का जो रेडियस होगा उसके कंपैरिजन में, तो h डिवाइड बाय RE विल बी नेग्लिजिबल। तो यूजिंग बाइनोमियल
ठीक है, हम ऐसा एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन, अगर हम बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करें तो ये -2 यहां पर चला आता है और ये जो चीज है वो चेंज होकर हो जाएगी जी एच इज इक्वल्स टू G1 - 2H डिवाइड बाई RE। तो ये है बेसिक फॉर्मूला वेरिएशन ड्यू टू एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ इंक्रीज इन हाइट। अब हम इसी चीज को देखेंगे कि अगर वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ हो तो उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। डेप्थ के लिए हम कंसीडर करेंगे कि ये अर्थ है, ठीक, और जो चीज है वो यहाँ पर है। E of D इज इक्वल टू F डिवाइड बाई M, तो MM कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा GME अपॉन RE माइनस D द होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी और वो कुछ चीजें क्या है, यहाँ पे वो कुछ चीजें हो जाएंगी कि अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये सिर्फ GME अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे RE माइनस D का होल स्क्वायर है तो इसे थोड़ा सा इलैबोरेट करने पर ये हो जाएगा GME अपॉन RE स्क्वायर माइनस 2RE इंटू D और प्लस D का स्क्वायर। लेकिन इससे हम अगर RE को कॉमन निकाल भी लें तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे हम अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा GME अपॉन RE का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 2D डिवाइड बाई RE और हो जाएगा प्लस D डिवाइड बाई RE, D स्क्वायर डिवाइड बाई RE, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म चेंज होकर हो जाएगा G, इसका मतलब G ऑफ D इज इक्वल्स टू स्मॉल g, ठीक है, स्मॉल g, और यहाँ पे 1 माइनस 2D डिवाइड बाई RE प्लस D स्क्वायर RE है। तो अब अगर हम इसे बाइनोमियल एक्सपांशन में डालेंगे तो ये 1 माइनस यहाँ पे 2D है, ये D है, एक कट जाएगा, इसका मतलब स्मॉल g 1 माइनस D अपॉन RE यहाँ पे चेंज होकर ये होने वाला है। इसका मतलब वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट और डेप्थ दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर असर होगा और वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसके लिए एक ग्राफ होता है जो एग्जाम में जनरली आता है और वो ग्राफ ये है, वो ग्राफ होता है ऐसे कि अगर ये G है और ये है R, तो ये जो डिफरेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो यहां से लेके ये वाली चीज जो होती है ये हो जाएगा हाइट के लिए और यहां से लेके ये वाली चीज जो हो जाएगी वो हो जाएगा डेप्थ के लिए। तो एक में जब हम हाइट की बात करते हैं तो वो लीनियरली डिक्रीज होने की कोशिश करता है और जब हम डेप्थ की बात करेंगे तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। यही बस एक मेजर डिफरेंस है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि विथ रिस्पेक्ट टू हाइट और डेप्थ है कि हाइट में वो लीनियरली कम होगा और डेप्थ में वो ग्रेजुअली कम होता हुआ चला जाएगा, ठीक। अब हम शुरू करेंगे एस्केप वेलोसिटी के साथ। ये जो एस्केप वेलोसिटी वाला पार्ट है ये अगले साल जो या फिर 12th में जो हम कंसीडर करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां पे बोहर एटॉमिक मॉडल में रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बहुत काम आएगा। एस्केप वेलोसिटी का सबसे आसान सा मतलब यही होता है कि अगर किसी चीज को हम अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कितना एनर्जी खर्च होगा उसे हम कहेंगे वर्क डन रिक्वायर्ड टू
वर्क डन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट above the sphere of influence of the earth, gravitational influence of the earth। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल, तो इसे अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी के लिए 2-3 चीजें हो जाती हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसा होता है V इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r, और ये होता है माइनस में। ये है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब हम इंफिनिटी प्लस h के लिए अगर हम एनर्जी देखते हैं तो एनर्जी हो जाएगा हाफ v स्क्वायर माइनस G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, प्लस mvf का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे कि ये जो है Gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस mvf का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब जो mvf स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस में है। तो अगर मैं इसे इस तरफ भेजूंगा तो ये चेंज होकर ऐसा हो गया है। अब यहाँ पे मास, एक मास तो अर्थ के बराबर है, दूसरा मास सैटेलाइट के बराबर होगा, तो m1 और m2 को काट देंगे, तो यहाँ पे जो चीज बचेगी वो हो जाएगी vf स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। और ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं g, ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब vf स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू g है, ठीक। इसका मतलब जो vf होगा वो हो जाएगा 2g, और vf का मतलब हो जाएगा रूट ऑफ 2g r, ठीक है। यहाँ पे एक r मिसिंग लग रहा है, mv स्क्वायर डिवाइड बाई 2gmm अपॉन r, अरे सॉरी ये r स्क्वायर नहीं है, ये पोटेंशियल है तो ये सिर्फ r है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ r होगा तो हमें इस r को ऊपर भी कंसीडर करना पड़ेगा, ये सिर्फ r है। तो यहाँ पे एक चीज आ जाएगी कि अगर हमें इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानना है, ये re स्क्वायर, तो यहाँ पर re और यहाँ पर re को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वहां पे हम re को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से ये जो चीज है इसे एक बार और लिख लेते हैं, ठीक, हाँ। तो ये हो जाएगा m तो कट गया, vf स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm1, मतलब m1 है मास ऑफ अर्थ, तो me डिवाइड बाई रेडियस है re। तो अगर इसे re स्क्वायर बनाएंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे re डिवाइड बाई re, ये चेंज होकर हो जाएगा gme re डिवाइड बाई re का स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये होता है स्मॉल g। इसका मतलब ये हो जाएगा vf स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू GRE, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो vf स्क्वायर है ये हो जाएगा 2GRE, और उस हिसाब से जो vf का वैल्यू है वो आ जाएगा रूट ऑफ 2GRE। तो ये है हमारा एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ के केस के लिए, वैसे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एस्केप वेलोसिटी जो है इस वैल्यू से या तो ज्यादा या तो इसके बराबर, कम से कम तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाने के बाद भी सैटेलाइट के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी बचे, तो हमें हमेशा इस एस्केप वेलोसिटी का स्पीड इस वैल्यू से ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन नीड टू एस्केप द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, तो उसमें ही एस्केप वेलोसिटी वाली एनर्जी खत्म हो जाएगी अगर ये इक्वेट हुआ यहाँ पर। तो जब तक ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता तब तक फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं बचेगी। तो ये जो चीज है ये मिनिमम के लिए है कि मिनिमम एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ के लिए वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं इसे 44,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यही वेलोसिटीज होती हैं जब
एक डायरेक्टली स्लिंग शॉट में किसी सैटेलाइट को अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला जाएगा। जैसे कि नासा कुछ स्पेस प्रोग्राम करती है, जैसे उन्होंने मार्स पर भेजा था मेवन, तो वो एक स्लिंग शॉट मिशन था। जब इंडिया इसे परफॉर्म करती है तो हम OER मेथड यूज करते हैं, ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर कहते हैं हम उसे, ORM। ठीक, तो उससे वो भी हम देखेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि टाइप ऑफ ऑर्बिट हो सकते हैं। Kepler's ऑर्बिट वाले लॉ के हिसाब से एवरी ऑर्बिट रिवॉल्व्स अराउंड इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, सन के अराउंड, जिसमें सन जो है किसी ना किसी एक एलिप्स पर होगा। ठीक, तो टाइप ऑफ ऑर्बिट इस चीज पर डिपेंड करेगा सैटेलाइट का कि उसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। और अगर हमें ORM परफॉर्म करना है तो सभी ने देखा होगा कि उसी और मतलब उस सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड अलग अलग एलिप्टिकल ऑर्बिट में घुमाया जाता है, ताकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स का ही यूज करके वेलोसिटी बढ़ा सके उस सैटेलाइट का, ताकि हमारी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी के आसपास पहुंच जाए। ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एस्केप वेलोसिटी होता है, इसी को हम कहते हैं मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जो अर्थ जितना बाइंडिंग एनर्जी लगाता है किसी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए, वो एग्जैक्टली सेम होता है उसके एस्केप वेलोसिटी के बराबर। लेकिन अगर हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाद, तो हमें मिनिमम से ज्यादा वैल्यू रखना पड़ेगा एस्केप वेलोसिटी के लिए। ठीक, तो ये सब लिख लें, ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में। यहां पे अब दूसरी चीज है अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट, जैसे हमारे अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम कहते हैं मून, और बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज ने लॉन्च किए हैं, जिसमें दो टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं मेनली। एक होता है पोलर सैटेलाइट, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट का मतलब ये होता है कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड गोल गोल घूमती है, ऑर्बिट करती है अर्थ को। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करेगा। अगर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करेगा, जैसे कि अगर इंडिया ने कोई सैटेलाइट भेजा है, तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो बस किसी एक चीज को फोकस करेगा। और ऐसे सैटेलाइट्स वेदर फॉरकास्ट ऐसी चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब हम यहां पर निकालेंगे कि टाइम रिक्वायर्ड टू टेक वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ। ये अर्थ के अराउंड अगर कोई चीज गोल घूम रही है तो उसे कितने मिनट में एक चक्कर लगाना पड़ेगा। जैसे ISIS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS, जब उसे लॉन्च किया गया था तो वो लगभग 92 मिनट्स लेता था एक चक्कर लगाने के लिए अर्थ के। तो हम वही देखेंगे कि ये चेंजेस होते कैसे हैं। देखिए, अब हमें ये तो पता है कि अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है सैटेलाइट को गोल गोल घुमाने के लिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रहा है। इसका मतलब FCP इज इक्वल्स टू FG। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइट लिखने की कोशिश करूंगा तो mv² डिवाइड बाय RE प्लस H, ये सेंट्रीपिटल, और ये हो जाएगा G m1 m2 डिवाइड बाय RE प्लस H द होल स्क्वायर। तो ये जो एक m है यहाँ पे हम लिख लेते हैं मास ऑफ अर्थ, और दूसरा m जो है ये सैटेलाइट के लिए है। तो ये m और ये m ऑब्वियसली कट जाता है। ठीक है, ये और ये स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे v² का वैल्यू है वो है GME अपॉन RE प्लस H। ठीक, ये हमारे वेलोसिटी का वैल्यू है। और अगर हम सिर्फ v के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ GME अपॉन RE प्लस H। अब क्योंकि अर्थ एक प्लैनेट है और उसके अराउंड जो मून है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, हम ऐसा कंसीडर करते हैं। वो ऑर्बिट एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, बहुत ही एलिप्टिकल है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये ऐसा हो जाएगा अब कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है 2 पाई RE प्लस H। ठीक है, सरकमफरेंस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड बाय v। अगर हम इस v के बदले ये वाला चीज कंसीडर करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई RE प्लस H डिवाइड बाय रूट ऑफ GME अपॉन
आर ई प्लस एच। ठीक, तो ये रेज टू हाफ है। अगर मैं इस चीज को अलग अलग रख दूं तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा ऊपर की तरफ। तो ये लिख लें पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये लिख लेने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा और कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ई प्लस एच मल्टीप्लाई बाय आर ई प्लस एच रेज टू हाफ डिवाइड बाय ये जो जी एम ई है ये भी रेज टू हाफ में ही होगा। तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 + 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, मतलब t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ई प्लस एच 3 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा जी एम ई और रेज टू 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है जो कि लगेगा अर्थ के अराउंड घूमने के लिए, उसके लिए बेसिक फॉर्मूला है 2 पाई आर ई प्लस एच रेज टू 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई जी एम ई 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब रूट कहना चाहते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि रूट ऑफ आर ई प्लस एच, ठीक है, रूट ऑफ आर ई प्लस एच का क्यूब हो जाएगा ये और डिवाइड बाय रूट ऑफ जी एम ई। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पाई रूट ऑफ आर ई प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय जी एम ई। ठीक है, डिवाइड बाय जी एम ई हो जाएगा। इसे वैसे हम एक फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आर ई स्क्वायर अगर कॉमन होगा तो ये 1/g हो जाएगा। उस हिसाब से हम इसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली। वैसे इस हिसाब से जो ये t का वैल्यू है टाइम पीरियड वो लगभग 87 मिनट्स के आसपास आता है। ठीक है, लगभग 87 मिनट्स के आसपास आता है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है अर्थ के अराउंड घूमने का वो वेलोसिटी पर यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और उन दोनों के बीच में हाइट कितना है, तो जिस हिसाब से हाइट बढ़ता जाएगा ऑर्बिट करने के लिए टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा ऑर्बिट के लिए टाइम उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ठीक, तो इस फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि अर्थ सैटेलाइट, ठीक है, अरे सॉरी, अब यहाँ पर द प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स, फोबोस एंड डेल्मोस। ठीक है, अब मार्स के पास जैसे 2 मून है उसके अराउंड ऑर्बिट करता है, तो जो फोबोस है एज पीरियड ऑफ 7 आवर 39 मिनट्स, ठीक है, एंड एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ 9.4 क्रॉस 10⁻³ किलोमीटर्स। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना है जो कि है ये वाला, T इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर ई का क्यूब और हो जाएगा G इंटू एम ई। यह फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, सॉरी टी स्क्वायर भी है, टी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जहां पे टाइम पीरियड दिया है 7 आवर 39 मिनट्स का, वो यहाँ पे यूज कर लेना है और रेडियस के लिए 9.4 × 10⁻³ किलोमीटर यूज कर लेना है। तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। तो मार्स के लिए मास यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये अर्थ के बदले मास ऑफ मार्स है, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो m। ठीक है, वो हमें ये लेना पड़ेगा ऑर्बिट के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम पीरियड कितना है 7 आवर 39 मिनट्स के लिए, 7 आवर 39 मिनट्स। इसे अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 × 7 7×6 42 420 मिनट हो जाएगा, प्लस 39 करेंगे तो 459 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 9 सॉरी 0 0 0 0 9 6 9 कितना होता है
6 9 दा 54, 5 6 5 दा 35, 35 3 6 4 दा 24 और 3 27। इसका मतलब 04572। इसका मतलब 27,540 इतने का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये किलोमीटर में दिया है, इसे मीटर में करेंगे तो 10⁶ हो जाएगा ये। इसका मतलब 9.4 इंटू 10⁶, ठीक है, डिवाइड बाय जी क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय हमें मास ऑफ मार्स चाहिए। तो अगर हमें मास ऑफ मार्स चाहिए तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये 9.28 हो जाएगा। हाथों से टाइम लग जाएगा, हम यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर कि 27540 इंटू 27540, ठीक, ये हो जाएगा लगभग 7.6 इंटू 10⁸ इज इक्वल्स टू 3.14 का स्क्वायर, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 9.86 मल्टीप्लाई बाय 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ डिवाइड बाय ये 6 और ये 8 कट की 2 हो जाएगा और हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ मार्स। अगर हम ये सेम चीज यूज करें तो हो जाएगा मास ऑफ मार्स इज इक्वल्स टू 9.86 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9.4 जो कि हो जाएगा 370.74, ठीक है, डिवाइड बाय 7.6 मल्टीप्लाई बाय 6.67 50.7 10⁻⁻11 है और ये हो जाएगा 2 10⁻⁹ जो कि +9 हो जाएगा और ये है 37 डिवाइड बाय 50.7 जो कि हो जाएगा 7.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ इतना केजी कि 7.31 इंटू, वैसे हम एक चीज रह गए, ये केजी में नहीं आएगा क्योंकि ये क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। ये आंसर सही नहीं है कि मास ऑफ जो मास है, मास ऑफ मार्स, ये हो जाएगा 7.31 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 9.4 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। तो 9.4 मल्टीप्लाई बाय 9.4 88.36 इंटू 7.31, ये हो जाता है कुछ 645.9 मल्टीप्लाई बाय 6 दूना 12, 12 और 9 21 10⁻21, मतलब 6.4 इंटू 10⁻23, मतलब ये लगभग अर्थ के मास के अराउंड ही है। अर्थ का भी मास वही है 5.9 इंटू 10⁻ समथिंग के अराउंड, ठीक। तो ये इस हिसाब से कंसीडर किया जाएगा कि T इज इक्वल्स टू 4π² RE³। वैसे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 27540 के साथ, तो थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा एक्चुअली। तो मतलब हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। सेम चीज है कि assume that Earth and Mars move in a circular orbit around the Sun with the Martian orbit being 1.52 times है और orbital radius of Earth। चलिए ठीक है, what is the length of the Martian year in days? ये सीधी चीज है कि यहाँ पर टाइम पीरियड के बारे में दिया हुआ है कि जो ऑर्बिटल रेडियस के बारे में एक्चुअली दिया है कि 1.52 टाइम्स है, तो टाइम पीरियड कितना होगा उसका, हम इसे सीधा ही लिख लेंगे T1² डिवाइड बाई T2² इज इक्वल्स टू R1 का क्यूब डिवाइड बाई R2 का क्यूब, क्योंकि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है। तो अगर हमें मार्स के लिए T1 R1 लेना है, तो सपोज मार्स के लिए जो टाइम है वो T1 है मार्स के लिए ऑर्बिट, और T2 अर्थ के लिए है जो कि 365.4 डेज होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और R2 जो है अर्थ के लिए वो हमें दिया ही नहीं है एक्चुअली कितना है, बस ये बोला है कि मार्शियन ऑर्बिट 1.52 टाइम्स है अर्थ के। इसका मतलब जो R1 है वो 1.52 R2 के बराबर होगा।
इसका मतलब T1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 365.4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 कितना है 1.52 R2, ठीक है, इसका क्यूब डिवाइड बाय R2 का क्यूब। अगर तो होल क्यूब लें R2 कट जाएगा। इसका मतलब T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.52 का क्यूब। तो T1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 365.4 का स्क्वायर। तो 365.4 इंटू 365.4 जो कि हो जाएगा 133,517.16 मल्टीप्लाई बाय 1.52 इंटू 1.52 इंटू 1.52 जो कि हो जाएगा 2.31, ठीक है। तो 2.31 मल्टीप्लाई बाय 133,517.16 जो कि हो जाएगा T1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 308,424.64। इसका मतलब जो नंबर ऑफ डेज है मार्च के लिए वो हो जाएगा रूट ऑफ 308,424.64 जो कि हो जाएगा 555.36, मतलब 555.36 डेज, ठीक है। तो अर्थ को अगर सन को ऑर्बिट करने के लिए 365.4 डेज लगते हैं तो मार्स को उसे ऑर्बिट करने के लिए 555.36 डेज ऐसे ही कुछ सवाल रिपीट होते हैं। जनरली हम ग्रेविटेशन से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि जेईई मेंस में आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली टाइम पीरियड से ही रिलेटेड होता है, तो बस उस चीज़ का ख्याल रखना है। और ये जो फॉर्मूला है इसे किस तरीके से और चेंज करना है ये आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स में हम वापस से कंसीडर करेंगे। खैर आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे वेइंग द अर्थ लिखा हुआ है। वेइंग द अर्थ सेम चीज है यहाँ पर। ये मास ऑफ अर्थ निकालना है यहाँ पर। अगर हमें उसका रेडियस दिया हुआ है 6.37 × 10⁶ मीटर और ग्रेविटी दिया है हुआ है G इज इक्वल्स टू -8.1। यहाँ पे दो मेथड बोले हैं। दो मेथड क्या है? एक मेथड तो हो जाएगा T इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर RE का क्यूब डिवाइड बाय GME, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे जो अभी हमने किया। दूसरा फॉर्मूला है G इज इक्वल्स टू GME अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, RE का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और G हमारे पास है, RE भी है, उस हिसाब से भी मास मिल जाएगा। तो ये इन दोनों वे से ही इसको सॉल्व करना है। खैर यहाँ पे एक और चीज हो जाएगी, नहीं इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस टाइम पीरियड ऑफ अ मून दिया है 27.3 डेज दिया हुआ है। वैसे ये डिपेंड करता है, अलग अलग भी हो सकता है, कहीं कहीं पर 29.5 डेज भी होता है। इट इज बिटवीन 27 to 29, इट डिपेंड्स। हम एक चीज पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए इस बारे में। अभी यहाँ पर आखिरी पार्ट है ग्रेविटेशन का, वो है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हम पहले ही देख चुके हैं। देख कैसे चुके हैं? जब हमने काइनेटिक एनर्जी देखी थी तो वो उस हिसाब से चेंज होती है। जब हमने एस्केप वेलोसिटी निकाला था वहां पे हमने देखा था रूट ऑफ 2GRE जो था। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 12 mv² होता है, ठीक है, और अगर मैं उस हिसाब से इसे चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा GMME डिवाइड बाई 2 इंटू RE प्लस H, ठीक है। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से हम देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के बराबर नहीं होता है, काइनेटिक से 2 गुना होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी और वो हमेशा निगेटिव में होता है। और ये सेम चीज रिपीट होगी न्यूक्लियर फिजिक्स वाले पार्ट में भी कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली आधा होता है उसके पोटेंशियल एनर्जी से। इसीलिए टोटल एनर्जी जो होता है उसका वो उसके काइनेटिक के बराबर ही होता है, लेकिन वो होगा माइनस में, क्योंकि जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे इसमें से इसको तो ये आधा ही बचेगा, लेकिन वो माइनस में ही होगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो प्लस माइनस करके माइनस होगा और ये जो चीज है वो काइनेटिक के बराबर ही है, बस निगेटिव में है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि ये माइनस में आने के बाद कि टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज सेम एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट,
बट इट शुड बी इन नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल हमारा बड़ा है और वो डबल होता है काइनेटिक से और नेगेटिव में होता है, इसीलिए माइनस होने के बाद ये आधा हो जाएगा। तो थियरी वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे जो कि टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड थे। अब हम अगली वीडियो में ये कंसीडर करेंगे कि पिछले कुछ सालों में ग्रेविटी से जो चीज़ें पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे हो सकते हैं, इस पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे। और उसके बाद हम कुछ नया शुरू करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मैकेनिक्स का पार्ट खत्म कर चुके हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन मैकेनिक्स का आखिरी ही पार्ट है। इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी सॉलिड, लिक्विड और फ्लूइड्स के लिए, और उसके बाद थर्मो और काइनेटिक थ्योरी है साथ में वेव्स ऑसिलेशन के साथ। तो हम अगली बार से एनसीईआरटी पार्ट 2 11th के हिसाब से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।